हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द कप। ये एक भूटानी मूवी है। ये मूवी दिखाती है शरणार्थी तिब्बतियन बच्चों की लाइफ के एक पहलू को। शरणार्थी कितना भारी शब्द है ना, उससे भी भारी उनकी लाइफ है। आज हमें मैच देखना हो तो हम आराम से टीवी को ऑन करके अपने देश की टीम को सपोर्ट करते हैं, पर ज़रा सोचिए उन शरणार्थियों के बारे में जिन्हें पहले तो इतनी सुविधा ही नहीं मिल सकती कि वो खेल कूद जैसे शौक़ पाल सके, और अगर शौक़ है भी तो मैच के दौरान उस टीम को सपोर्ट करते हैं जो उनके अस्तित्व को स्वीकारता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उनके देश के अस्तित्व को भी स्वीकारेगा। ये मूवी दिखाती है दुनिया के दोहरे चेहरे को, जहां हम एक जंग को जायज़ और दूसरे को नाजायज़ बोलते हैं। हम दूर बैठे कमेंट्री बस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पैरों तले ज़मीन और सर पे खुला आसमान है, जिसे हम अपना और अपना देश बोलते हैं, जहां हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है। पर यहीं इसी धरती पे इसके सबसे खूबसूरत आंचल में एक ऐसा देश भी है जहाँ लोगों को आज़ादी नहीं है। वो मजबूर है अपनी ज़मीन से दूर किसी दूसरे ज़मीन में रहने के लिए, जहाँ जीवन जीने के साधन तो हैं पर अपना घर अपना ही होता है। ये मूवी हम सबको एक बार ये सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी कि जो साधन हमें हमारे घर में आराम से मिल जाते हैं, क्या हम उन साधन का सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। जब हमारे पास सब कुछ होता है तब सब कुछ की वैल्यू हमारी नज़रों में कुछ नहीं होती, और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब उस कुछ नहीं की वैल्यू सब कुछ हो जाती है। मूवी के लिए इतनी बड़ी इंट्रो मैंने इसलिए दी ताकि इस मूवी के मैसेज और कैरेक्टर के भावनाओं को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है इंडिया में बने तिब्बतियन मोनेस्ट्री से, जहां हर रोज़ की तरह हलचल है। हालांकि बच्चे यहां धर्म की शिक्षा लेते हैं एक मॉन्क बनने के लिए, जहां उन्हें कड़े अनुशासन का पालन करना होता है। पर दुनिया के हर बच्चे की तरह ये बच्चे भी खेलते कूदते और बदमाशियां करते हैं, और इनकी डिसिप्लिन पे ध्यान देता है यहाँ का टीचर गीको, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। वो कोई बुरा आदमी नहीं है, पर उसकी कड़ाई बच्चों के अनुशासन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सब के हेड है एबिट। एबिट मठाधीश को बोलते हैं, जो सभी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। सबके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है, उनकी आंखों में एक चमक है, चेहरे पे ज्ञान का प्रकाश है। इन सब के बावजूद उन्हें कहीं ना कहीं ये मलाल है कि वो वापस अपने देश नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि एक दिन वो वापस ज़रूर जाएंगे और अपने प्रेजेंट जनरेशन को उनके देश से रूबरू कराएंगे। और इसी उम्मीद में उनका सामान हमेशा बंधा होता है कि क्या पता कभी कोई एक दिन वो ऐसा आ जाए जिस दिन उन्हें वापस अपने घर जाने का मौका मिले। वो गीको को बताते हैं कि आज तिब्बत से 2 बच्चे वहाँ मोनेस्ट्री में आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले तिब्बत से एक लेडी ने उन्हें खत लिखा था कि वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि दलाई लामा की तस्वीर रखना भी गुनाह है। ऐसे में वो अपने छोटे भाई और बेटे को उनके पास भेज रही है ताकि वो धर्म की शिक्षा लेकर मॉन्क बन सके। पर उन्हें आने में देरी होती है तो एबिट उनके लिए चिंता करते हैं कि कहीं उन्हें बॉर्डर पार करने में कोई परेशानी ना हुई हो। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी उन दोनों बच्चों को लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एबिट को रिस्पेक्ट देते हैं और एबिट उनसे उनके देश के बारे में पूछते हैं कि वहाँ लोग ठीक हैं या नहीं। जिस पे वो आदमी जो दोनों बच्चों को लेकर आया था वो उन्हें अपने देश का हाल बताता है, और ये भी कि वहाँ अब उन्हें चाइनीज़ राइस खाने पड़ते हैं। जो 2 बच्चे आज वहाँ आए थे उनके नाम थे पाल्डेन और नीमा, जिसमें पाल्डेन नीमा का मामा था। और वो आदमी एबिट को नीमा की माँ की घड़ी देते हुए बोलता है कि ये नीमा की माँ ने दिए थे दोनों को मोनेस्ट्री में दाखिल करने के लिए। पर एबिट वो घड़ी नीमा को ही दे देते हैं और बोलते हैं कि अब से वो इंडिया में है, जिनकी खुद की आबादी बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी उन्होंने उन्हें अपने यहाँ जगह दी है, तो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। ये लाइन ये मैसेज देती है कि लाइफ हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं देती, और जब देती है तो हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगले सीन में दोनों बच्चों के लिए सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ दोनों को उस मोनेस्ट्री में एक्सेप्ट किया जाएगा। रीति के अनुसार एबिट दोनों बच्चों के कुछ बाल काट कर अपने पास रख लेते हैं और फिर उन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क के कपड़े और नया बुद्धिस्ट नाम भी दिया जाता है। वहीं बीच सेरेमनी में हम 2 बच्चों ऑर्गेन और लोडो को देखते हैं, जो आपस में आज के होने वाले फुटबॉल मैच की बातें कर रहे थे। दरअसल अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और यहाँ के बच्चे फुटबॉल के फ़ैन हैं, खास करके ऑर्गेन। तो इसलिए लोडो उसे आज के मैच के बारे में पूछता है और ऑर्गेन उसे बताता है कि आज ब्राज़ील और अर्जेंटीना का मैच है। लेकिन दोनों को बातें करते हुए गीको देख लेता है,
जो बाद में उन्हें डांटता है और ऑर्गिन को पनिशमेंट के तौर पे सभी मॉन्क के कपड़े धोने और लोडो को पाल्डेन और नीमा के बाल काटने और मॉन्क के कपड़े पहनाने को बोलता है। अगले सीन में ऑर्गिन कपड़े धोते धोते लोडो से उसके साथ रात में मैच देखने चलने को बोलता है, पर वो गीको के डर से जाने से मना कर देता है, जिस पे ऑर्गिन बोलता है कि आज नहीं तो कल रात उसे जरूर चलना होगा क्योंकि कल फ्रांस और इटली का मैच है और उन्हें फ्रांस को सपोर्ट करना है क्योंकि वो उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ ऑर्गिन पाल्डेन से पूछता है कि उसने सुना है कि तिब्बत में लोग सिर्फ जीवन में एक बार ही नहाते हैं, जिस पे पाल्डेन बोलता है कि नहीं, वो हर साल के पहले दिन नहाते हैं। तो ऑर्गिन बोलता है कि यहाँ इंडिया में वो हर रोज ही नहाते हैं, उन्हें अभी उनसे बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद पाल्डेन और नीमा को उनका रूम दिखाते हैं जहाँ ढेर सारे फुटबॉलर्स की फोटो लगी थी और ऑर्गिन उसे अपना मंदिर बुलाता है और वो खुद रोनाल्डो का फैन है। यहाँ ब्राजीलियन फुटबॉलर रोनाल्डो की बात हो रही है। वो पाल्डेन से बोलता है कि एक रात वो उसे भी मैच दिखाने जरूर ले जाएगा। रात सभी के लिए नियम था कि सोने से पहले सभी को चैंटिंग करनी होगी, पर ये बच्चे छुप छुपाकर मैगजीन में फुटबॉल की खबरें पढ़ते हैं और जब गीको राउंड पे आता है तो फिर से चैंटिंग करने लग जाते हैं। अगले दिन लोडो ऑर्गिन के पास आता है रात के मैच की अपडेट लेने के लिए और ऑर्गिन बताता है कि ब्राजीलियंस बस थोड़े से रह गए, लेकिन वो मैच बहुत ही बेहतरीन था और वो डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे से देता है कि वो डिस्क्रिप्शन उसकी ब्रेकफास्ट टेबल तक चलती है। यहाँ एक और लड़का उससे आज के मैच के बारे में पूछता है और लोडो उसे फ्रांस और इटली के मैच के बारे में बताता है, तो वो लड़का बोलता है कि आज वो भी उनके साथ मैच देखने जाएगा और इटली के जीतने की बेट लगाता है, पर ऑर्गिन बोलता है कि आज तो फ्रांस ही जीतेगी और दोनों के बीच में शर्त लगती है कि जो हारेगा वो दूसरे की कुकिंग शिफ्ट करेगा। रात सभी गीको के सोने का इंतजार करने लगते हैं और उसके सोते ही मैच देखने के लिए गांव निकल जाते हैं। वो अपने साथ पाल्डेन को भी लेकर जाते हैं और चूंकि उसे मैच समझ नहीं आता तो ऑर्गिन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है, लेकिन यहाँ लूडो की कुछ लोगों से मैच को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से चारों को वहां से निकाल देते हैं और साथ ही उनके पैसे भी वापस दे देते हैं जो उन्होंने टीवी देखने के लिए दिए थे। लेकिन वापस आने पे गीको उन्हें गेट पे ही मिल जाता है, जो उन्हें बहुत डांटता है, खास करके ऑर्गिन को, कि वो अपने साथ साथ नए बच्चों को भी बिगाड़ रहा है और बोलता है कि आज वो उनकी कंप्लेन एबिट से भी करेगा, जो सुनकर चारों की हालत खराब होने लगती है। सुबह प्रेयर के बाद गीको एबिट से चारों बच्चों की कंप्लेन कर देता है और बोलता है कि आजकल उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल है क्योंकि अभी फीफा चल रहा है और वो रात में छुप छुपा कर टीवी देखने चले जाते हैं, जिस पे एबिट उससे फीफा के बारे में पूछते हैं तो गीको बताता है कि इसमें दो सिविलाइज देश आपस में एक बॉल के लिए लड़ते हैं, जिस पे पहले तो एबिट को यकीन ही नहीं होता कि क्या उन सिविलाइज देशों के पास कोई और काम नहीं है और पूछते हैं कि क्या उसमें वायलेंस भी होता है, तो गीको बताता है कि हाँ, कभी कभार वो लड़ भी लेते हैं। तो एबिट फिर से दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी दिखाते हैं, जिस पे गीको मना करता है। तो एबिट पूछते हैं कि उसे इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता, जिस पे गीको हंसने लगता है एंड आई वाज लाइक, अच्छा गीको भी तो कभी बच्चा रहा होगा। एबिट बोलते हैं कि वो बच्चों को ये ना बताए कि उसने उनकी कंप्लेन कर दी है, वरना उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद गीको सभी बच्चों की क्लास लेता है, उनके रूम से मिले मैगजीन्स और सभी देश के झंडों को हटा देता है और पाल्डेन को छोड़कर, क्योंकि वो नया है और ये उसकी पहली भूल थी, बाकी तीनों बच्चों यानी ऑर्गिन, लोडो और उस लड़के को जिसने शर्त लगाई थी, उन्हें 1 महीने खाना बनाने की सजा देता है। उसके बाद से सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। नीमा अक्सर अपनी माँ की घड़ी देखकर उन्हें याद करता है और ऑर्गिन उसे बताता है कि उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए वो फुटबॉल से प्यार करता है और वही उसकी फैमिली है। कितनी अजीब बात है ना, अपना घर परिवार होते हुए भी वो उनसे इतनी दूर रहता है, ऊपर से ये उम्मीद भी नहीं कि वो वापस उनके पास जा पाएगा या नहीं। कुछ दिन बीतने पर फाइनल का दिन आता है जो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में होना था और ऑर्गिन ने पहले ही 2 सेमीफाइनल्स मिस कर दिए थे, तो वो फाइनल तो मिस नहीं करने वाला था। तो इस बार फिर से एक बार वो टीवी देखने चलने को पूछता है, पर लूडो मना कर देता है और बोलता है कि अगर इस बार गीको ने उन्हें पकड़ लिया तो 1 महीने नहीं बल्कि 6 जन्मों तक खाना बनवाएगा। पर ऑर्गिन को तो फाइनल देखना ही था और फ्रांस को जितवाना था, तो कुछ सोचकर बोलता है कि अगर वो टीवी देखने नहीं जा सकते तो टीवी उनके पास आ सकती है, यानी वो टीवी भाड़े पे ला सकते हैं। जिस पे लोडो बोलता है कि वो पागल हो गया है, ये एक मोनेस्ट्री है, यहाँ टीवी नहीं आ सकती, घी को कभी अलाउ नहीं करेगा। पर ऑर्गिन की तो जिद थी, वो बोलता है कि इसके बदले वो बहुत सारे प्रॉमिसेस कर सकते हैं, जैसे कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, टीचर्स की बातें मानेंगे, क्लासेस स्किप नहीं करेंगे वगैरह वगैरह।
और अगर ये मौका उनके हाथ से चला गया तो उन्हें 4 साल फीफा का इंतजार करना पड़ेगा। तो लोडो पूछता है कि वो टीवी लाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, जिस पे ऑर्गिन बोलता है कि कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर हो जाएगा, वो बस अभी चलकर गीको से बात करे। जिसके बाद बड़ी ही हिम्मत करके वो गीको से बात करते हैं, जो अगले सीन में एबिट को इसकी जानकारी देता है कि बच्चे फाइनल देखने के लिए मोनेस्ट्री में टीवी लाना चाहते हैं और इसके बदले वो अच्छे से पढ़ाई करने और अच्छे से बिहेव करने का वादा कर रहे हैं। जिस पे एबिट पूछते हैं कि गेम में जीतने वाले देश को क्या मिलेगा, तो गीको बताता है 1 कप, और इत्तेफाक से एबिट तब कप में चाय पी रहे थे, जो ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, मानो कह रहे हो कि महीने भर की मेहनत वो भी बस 1 कप के लिए। हाँ, मुझे पता है कि वो मेहनत और वो कप बहुत कीमती है, पर वो इंसान जिसने सांसारिक सुख छोड़ दिया है उसके लिए ये सब कुछ बस एक मोह माया है। प्लस मुझे यहाँ लगता है कि इस मुस्कान से हम इस पॉइंट को भी जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो आज़ाद है उनके पास समय है खेलकूद जैसी प्रतियोगिता में भाग लेकर 1 कप या 1 मेडल के लिए लड़ने का, पर जो आज़ाद नहीं है उनका तो पूरा जीवन ही संघर्ष है, उनके पास कहाँ समय है जीवन के बाकी लुफ्त उठाने का। पर एबिट जानते हैं कि समय बदल रहा है और इस बदलते समय की हवा उनके मोनेस्ट्री के बच्चों तक भी आएगी। वो इसे रोक नहीं सकते, पर वो इसी बदलते समय में अपने बच्चों को अपने जड़ों से जुड़ने और धर्म पे चलने की शिक्षा देते रहना चाहते हैं और उन्हें यकीन है कि वो ऐसा कर पाएंगे। वो आधुनिकता के साथ साथ पौराणिकता को भी सिखा सकते हैं, इसीलिए वो टीवी लाने के लिए अलाउ कर देते हैं। उसके बाद शुरू होती है टीवी लाने के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रक्रिया। ऑर्गिन और लूडो हर रूम में जाकर पैसे मांगते हैं। वो एक ऐसे लड़के के पास भी आते हैं जो पूरे टाइम सोता रहता है और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो गीको से कंप्लेन कर देंगे कि वो क्लास के टाइम भी सोता है, जिस पे वो लड़का बोलता है कि मॉन्क्स पैसे नहीं चुरा सकते, जिस पे लूडो बोलता है कि हाँ, और मॉन्क्स के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हो सकते, और उसके पैसे लेकर भाग जाता है। खैर, जैसे तैसे करके वो 300 रुपये का इंतज़ाम करते हैं और फिर सभी आते हैं एक आदमी के पास टीवी रेंट पे लेने के लिए, लेकिन फाइनल होने के चलते टीवी रेंट बढ़ चुका था। अब ब्लैक एंड वाइट के लिए 350 और कलर के लिए 450 रुपये कीमत थी, और चूंकि उनके पास अभी और पैसे नहीं थे तो वो नीमा की माँ की घड़ी गिरवी रखकर टीवी रेंट करा लेते हैं। और वो आदमी उन्हें वार्न करता है कि अगर कल दोपहर तक उन्होंने घड़ी नहीं छुड़ाई तो वो उसे बेच देगा। उसके बाद ट्रैक्टर पे लोड करके टीवी और एंटीना को मोनेस्ट्री लाया जाता है, जिसे देखकर बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। सभी खुद से ही टीवी और एंटीना को सेट करते हैं। ऑर्गिन के लिए तो ये जैसे एक सपने का सच होने जैसा था। मैच देखने के लिए एबिट और गीको भी साथ में आते हैं, लेकिन वहीं नीमा बिल्कुल खुश नहीं था। उसे अपनी माँ की घड़ी वापस चाहिए थी और उसे यूं उदास देखकर ऑर्गिन को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है, जो चीज़ एबिट भी नोटिस करते हैं। और जब वो कुछ देर तक नहीं आता तो गीको को भेजते हैं उसे ढूंढ के लाने के लिए। वहीं ऑर्गिन अपने कमरे में कुछ पैसे ढूंढ रहा था ताकि नीमा की माँ की घड़ी छुड़ा सके, पर चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो अपने पास पड़े कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठा करता है ताकि उन्हें बेचकर वो घड़ी छुड़ा सके, जिसमें उसके फेवरेट सॉकर शूज भी थे। तभी वहाँ गीको आता है, जो उसे पूछता है कि इस मैच और टीवी के लिए उसने पूरी मोनेस्ट्री सर पे उठा ली थी, तो वो मैच क्यों नहीं देख रहा। जिस पे ऑर्गिन उसे सारी बात बता देता है और गीको उसके बेचने वाले सामानों में एक चाकू भी देखता है, जो ऑर्गिन के पास उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जो देखकर वो ऑर्गिन से बोलता है कि उसने बड़ा ही घाटे का सौदा किया है, यानी कि वो एक अच्छा मॉन्क बनेगा, और उसे जाकर मैच देखने को बोलता है और नीमा की माँ की घड़ी वो खुद छुड़ा लाएगा। यहाँ ऑर्गिन को उसके लाइफ का एक लेसन भी मिल गया। उसने भले ही अपना एक शौक पूरा करने के लिए अपने दोस्त की सबसे कीमती चीज़ गिरवी रख दी, पर जब उसे उदास देखता है तो अपनी गलती का एहसास भी करता है और तब उसे अपने आगे रखता है और अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी सबसे बेशकीमती चीज़ को भी खोने को तैयार हो जाता है। धर्म यही तो सिखाता है ना कि अपने से आगे हमें दूसरों को रखना चाहिए। हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, हमारा दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे के छोटे से छोटे दुख के सामने भी उसे बौना ही समझना चाहिए। ऐसा करके ही हम दूसरों के साथ साथ अपनी नज़रों में भी महान बनते हैं और साथ ही समाज में एक सद्भावना भी स्थापित करते हैं। फाइनल में फ्रांस जीत जाता है और अगले दिन गीको नीमा की माँ की वो घड़ी भी छुड़ा लाता है और अब से उसे ऑर्गिन के रूप में एक अच्छा दोस्त भी मिल जाता है। और सभी बच्चे भी अपने अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। वो क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, यहाँ तक कि वो लड़का भी जो
जो पूरे टाइम क्लास में सोता रहता है वो भी अच्छे से कंसंट्रेट करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इस एक उम्मीद के साथ कि हम वो एक दिन ज़रूर देखेंगे जब नेशनल टीम ऑफ तिब्बत फील्ड पे खड़ी होकर अपने देश का नेशनल एंथम पूरे प्राउड के साथ गाएगी। वो दिन ज़रूर देखेंगे जब वो वापस अपने घर जाएंगे। हाँ, हम इंडियंस को थोड़ा दुख ज़रूर होगा क्योंकि ये हमारे साथ रच बस गए हैं, सालों से रच बस गए हैं, तो हमारे घर का एक हिस्सा है। मगर साथ ही ये संतोष भी होगा कि वो घर जा रहे हैं, वो घर जो उनका अपना है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे करती हूँ ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।